नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके एक छोटे से और प्यारे से चैनल के ऊपर। आज हम अपना कैरी ऑन करेंगे अपने पुराने चैप्टर को, जिसका नाम था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने इसका पहला पार्ट आप सभी के लिए अपलोड कर दिया था। पहले पार्ट में हम लोगों ने बुनियादी बातों को समझने की कोशिश की थी और मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी कि आप इजीली समझ पाए कि एग्जैक्टली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में जाके उसकी कंडीशन वगैरह को भी स्टडी किया था और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है। ब्रेक डाउन किया था हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट के ऊपर आए थे, एग्रीमेंट के अंदर प्रोमिस से आए, प्रोमिस पे आए थे और प्रोमिस के अंदर हम लोगों ने देखा था ऑफर या प्रपोजल जैसे शब्द होते हैं। और हमने देखा था जो आपका सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर ए के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली जो आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है। बहरहाल ये सारी चीजें मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपके साथ इन चीजों को एक तरीके से पढ़ चुका हूं। अब आगे हम डिटेल में समझेंगे। आज हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है, जहां पे हम लास्ट टाइम मैंने जहां पे छोड़ा था उसी पार्ट को कैरी ऑन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें आपको आगे जाके पढ़नी है। देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है, अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा है तो आप सभी को पता होगा हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे आपका जो वैलिड ऑफर होता है, उस वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या लीगल रूल्स होते हैं। और मैंने आपको दो रूल आपके साथ डिस्कशन किए थे। पहला रूल था आपका ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड एंड इंप्लाइड, मतलब मैंने आपको बताया था जो भी आपका ऑफर रहता है, जो भी आपका प्रपोजल रहता है, वो या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, वो आपका इंप्लाइड होना चाहिए। जहां पे अगर आप सभी को याद है तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी कि एक्सप्रेस्ड प्रपोजल का क्या मतलब होता है। एक ऐसा प्रपोजल या फिर एक ऐसा ऑफर जिसको आप लोग वर्ड्स की टर्म में एक्सप्लेन कर चुके हो या बोल के स्पोकन आप लोग उसको एक तरीके से एक्सप्रेस कर चुके हो या कहीं पे लिख के रिटर्न में आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका एक्सप्रेस्ड कहलाता है। और अदर देन एक्सप्रेस जो आपका ऑफर रहता है उसको क्या बोला था आप लोगों ने, वैलिड ऑफर बोला था। तो हमने देखा कि आपका जो पहला रूल है वो यही कहता है किसी भी वैलिड ऑफर के लिए कि आपका ऑफर या तो आपके वर्ड्स में होना चाहिए या स्पोकन में भी होना हो सकता है और तीसरी कंडीशन रिटर्न में हो सकता है या फिर वो इंप्लाइड भी हो सकता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वैलिड ऑफर कहलाता है। क्लियर। इसके अलावा हमने सेकंड रूल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, अगर आप सभी को याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो आप ऑफर बनाते हो, ए ऑफर आपका मेड होना चाहिए विद द इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। और मैंने बताया था ये आपका 1919 का एक केस डिस्कशन किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जहां पे मैंने आपको बताया था आपका एक इंपॉर्टेंट केस, आई थिंक हमने डिस्कशन कर लिया था, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। अगर आप सभी को याद है, वेलफेयर बोल दो या जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करना चाहो बोल सकते हो। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का हम लोगों ने केस समझा था। बहुत सारी किताबों में इसको मिस्टर एंड मिसेस वेलफेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आपका इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर है। ये आपका जस्टिफिकेशन देता है, ये आपका कंक्लूजन देता है कि जो भी आप लोग ऑफर बनाते हो माय डियर फ्रेंड, जो भी ऑफर आपके पास रहता है वो ऑफर आपका इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप के साथ अगर है तो वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अगर आप लोगों ने वेलफेयर वाला अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, वहां पे मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। आज हम इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। एक बात आप लोग समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे करीब करीब जो लीगल रूल्स की अगर आप लोग बात करते हो तो हमारे पास 8 लीगल रूल बनते हैं। क्लियर है। तो आज 6 हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, जहां पे मैंने आपको पहला पढ़ा दिया आपका ऑफर या तो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या इंप्लाइड होना चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि इसका इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप का होना बड़ा जरूरी है, और जहां पे आप लोगों ने बेलफर वर्सेस द बेलफर वाला केस इजीली स्टडी किया था। आज हम आगे 6 जो आपके रूल्स है उनको डिस्कशन करेंगे, जहां पे आपका तीसरा रूल आता है लीगल रूल फॉर द वैलिड ऑफर। में आपका तीसरा रूल आता है, ध्यान से समझे माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप लोग ऑफर प्रोवाइड करते हैं या प्रपोजल प्रोवाइड करते हैं, मैं हमेशा से आपको एक बात बोलता हूं, आपका जो ऑफर रहता है, क्लियर है, उस ऑफर के अंदर कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ठीक है, आप लोग टर्म्स ले लीजिए, जो भी आपकी टर्म्स है उन टर्म्स का
डेफिनेट और सर्टेन होना बड़ा जरूरी है। मतलब जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है आपके ऑफर की, उसके अंदर दो चीजें मैंने आपको बताई, उनका क्या होना जरूरी है, वो जो आपकी टर्म्स है वो डेफिनेट होनी चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो डेफिनेट होनी चाहिए, प्लस में कैसी होनी चाहिए, वो सर्टेन होनी चाहिए। अगर ये आपके ऑफर के अंदर दोनों बातें हैं तो वो आपका ऑफर कैसा होगा, वैलिड होगा। नहीं तो आपका ऑफर किस कैटेगरी में चला जाएगा, इनवैलिड कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर है? जैसे फ्यूचर के लिए अगर आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया है तो फ्यूचर इज फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल, वहां पे जो कंडीशंस है, जो भी आपकी टर्म्स है, हम लोग फ्यूचर में सेटल करेंगे। ठीक है? तो उसको आप लोग क्या नहीं बोल सकते हो, उसको आप लोग बेसिकली एग्री, ये क्या बोलते हैं, अपना ऑफर नहीं बोल सकते हो। क्लियर है? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, लीगल रूल्स की स्टडी कर रहे हैं, वैलिड ऑफर को स्टडी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो भी आपका ऑफर है, उस ऑफर की जो भी टर्म्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो डेफिनेट होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए। क्लियर है? अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेट और सर्टेन है, इट मींस आपका जो ऑफर है वो क्या कहलाएगा, वो आपका वैलिड ऑफर कहलाएगा। थोड़ा इत्मीनान से और डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वो यहीं से लिया था, वो यही चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, ध्यान से समझना, तीन शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर है? पहला शब्द क्या है, आपका एग्रीमेंट है। क्लियर है? जिसको आप लोग एग्री करते हो, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, आपके फ्यूचर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो दूसरा शब्द क्या है, आपका फ्यूचर है। एन एग्रीमेंट टू एग्री इन द फ्यूचर इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझ लीजिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको समझाया होगा, आई थिंक। कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका एग्रीमेंट से। क्लियर है? यहां पे हम लोगों ने देखा था एग्रीमेंट आपका बनता है आपका प्रपोजल से। क्लियर है? ये आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, नहीं दिया हो, आई डोंट नो, प्रपोजल से आपका बनता है। ठीक है? प्रपोजल आप लोग लास्ट में आपको प्रपोजल कहां पे लाके छोड़ता है, ऑफर पे लाके छोड़ता है। क्लियर है? तो इट मींस हम प्राइमरी लेवल पे ऑफर पे ही चले जाते हैं। तो आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट आप लोगों ने एग्री किया है, कब की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये आपका वैलिड ऑफर नहीं होगा। और अगर आपका ऑफर ही वैलिड नहीं है, आपका अगर ऑफर वैलिड नहीं है तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। और अगर वैलिड एग्रीमेंट नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है किसी भी कीमत में। ठीक है? एज टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, क्योंकि यहां पे टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट अनसर्टेन है, बिकॉज दे आर येट टू बी सेटल्ड, क्योंकि इनकी ये अभी बाकी है, सेटल करना इनका अभी बाकी है, जो भी कंडीशन है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इज फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है? तो इस केस में आप लोग इस एग्रीमेंट को माय डियर फ्रेंड्स क्या नहीं कह सकते हो, आप लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हो। उम्मीद करता हूं तीसरा जो पॉइंट अपना है वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपके ऑफर है, उस ऑफर के अंदर जो भी टर्म्स है, उन टर्म्स का सर्टेन और वैलिड होना, या फिर आप लोग कह दीजिए जिसको आप लोग डेफिनेट बोलते हो, डेफिनेट होना बड़ा जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसीडर किया जाए तो उस केस में। क्लियर? तो ये तीसरा आपका क्या था, रूल था किसी भी वैलिड ऑफर के लिए। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट बात और आपका बताता हूं मैं, यहाँ पे आपको समझना है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर द वैग्यू। वैग्यू का मतलब क्या होता है, अगर आपके ऑफर की टर्म्स क्या है, वैग्यू है या इनडेफिनेट है, यानी कि अस्पष्ट होना। वैग्यू का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, मतलब क्लियर नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। क्लियर है? इनडेफिनेट है। क्लियर है? तो अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वैग्यू है या इनडेफिनेट है, ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड बिटवीन द टू पार्टीज इवन दे ऑफर इज एक्सेप्टेड। अगर आपकी पार्टी ऑफर एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन अगर आपकी टर्म्स या तो अस्पष्ट है या इनडेफिनेट है, तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट कहता है। एग्जामिनेशन में ऐसा केस आ सकता है, आपसे पूछेगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो आप लोगों को वहां पे इसका जवाब देना होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आपने आपका जो भी एक्सेप्टेड ऑफर है जिसको एक्सेप्ट कर लिया है दो पार्टीज ने, लेकिन वो एग्रीमेंट कब नहीं होगा, अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या सिर्फ टर्म्स अगर वैग्यू है या इनडेफिनेट है। तो उस केस में आप क्या कहलाओगे कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा नहीं होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब वो
कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इजी सा एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने कोई भी बिल्डिंग है जो 60,000 रुपए पर एनम के रेट से लीज पर ले ली है। क्लियर है? ये बहुत आसान एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो। लीज पे आप लोगों ने कोई बिल्डिंग लिया जिसका जो रेंट है आप लोग क्या लेके चलते हो, 60,000 पर एनम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जिसका रेंट है वो कितना है, 60,000 पर एनम। इफ द हाउस इज पुट इनटू थ्रो ए रिपेयर, लेकिन अगर आप लोग इसको जो हाउस को किस में रख देते हो, रिपेयरिंग में रख देते हो, और आप लोग देखते हो, आप लोग ड्रॉ करते हो रूम हैंडसमली, यानी कि इसको डेकोरेट करते हो, आप अपने रूम को डेकोरेट करते हो, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टाइल कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज द टर्म्स आर वैग्यू एंड द अनसर्टेन। क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वन अनसर्टेन है और वैग्यू है, दैट्स व्हाई आप लोग इनको एसईसी कंडीशन को एनफोर्स्ड नहीं कर सकते हो। इजी, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट और सर्टेन का क्या मीनिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आप लोग फोर्थ रूल की बात करो तो चौथा रूल बेहद आसान है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, ये दो बुनियादी तौर पे अलग बातें हैं, आपको ये समझना है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन इनविटेशन टू द ऑफर और मेयर स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंशन, यानी कि दो बातें कही। अगर आप लोग ऑफर के अलावा इनविटेशन टू ऑफर रखते हो या मेयर स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंशन इज नॉट ए ऑफर, यानी कि उसको क्या नहीं माना जाएगा, ऑफर नहीं माना जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर ऑफर और इनविटेशन टू द ऑफर में क्या फर्क होता है? देखिए, ऑफर के अंदर टर्म्स को डेफिनेट यानी कि डिफाइन किया जाता है और सर्टेन रहती है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स मिसिंग होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। एन ऑफर, यहाँ पे साफ साफ आप लोग पढ़ लीजिए, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंटेंशन टू द ऑफर। ऑफर आपका इंटेंशन टू द ऑफर से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एग्जांपल ले लीजिए, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सेल्स और गुड बाय ए ऑक्शन, मतलब किसी भी ऑक्शन के अंदर, किसी भी नीलामी के अंदर अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसकी सेल्स ऑफ गुड्स की, तो किसके अंदर नहीं आएगा, वो आपका बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर है, नॉट ए ऑफर है। तो इस केस में आप लोग उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हो। अगला, डिस्प्ले ऑफ द गुड्स इन द शॉप विद द प्राइस टैग, अगर आप लोग किसी भी प्राइस टैग के साथ किसी भी अपने सामान को डिस्प्ले हुआ देखते हो, तो वो भी आपका क्या नहीं है, वो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज इनविटेशन टू द ऑफर। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, अगर आप लोग कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट को भी आप लोग इस कैटेगरी में रखते हो, इनविटेशन टू द ऑफर। अच्छा आगे देखिए, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर एंड द कोटेशन, अगर आप लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट डालते हो जिसके अंदर आप लोग इनवाइट करते हो किसको, टेंडर्स को और कोटेशन को, तो वो भी किस कैटेगरी में जाएगा, वो भी आपका इनविटेशन टू ऑफर में जाएगा, नॉट इन द कैटेगरी ऑफ द इनविटेशन। आगे, मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोवेस्ट प्राइस, अगर आप लोग किसी भी लोवेस्ट प्राइस की मेयर स्टेटमेंट लेके चलते हो तो वो भी किस कैटेगरी में जाएगा, वो भी आपका इनविटेशन टू द ऑफर में जाएगा। लास्ट एंड फाइनल, अनाउंसमेंट ऑफ द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर आप लोग कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाते हो तो माय डियर फ्रेंड्स वो भी क्या कहलाएगा, वो आपका इनविटेशन टू ऑफर कहलाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि आपका जो ऑफर होना चाहिए इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। और ये सारे एग्जांपल किसके माय डियर फ्रेंड्स, इनविटेशन टू ऑफर के हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए इस केस में क्या करना पड़ेगा। ये आपके 4 पॉइंट जो क्लियर हो गए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। पहला, मैं रिपीट कर देता हूं, आपका ऑफर एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड होना चाहिए। दूसरे मुद्दे पर मैंने आपको समझाया, आपका जो आप जो ऑफर बनाते हो, आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उसका इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। आगे हमने बात की जो भी आपकी टर्म्स है वो कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट और सर्टेन होनी चाहिए। आगे मैंने आपको बताया इनविटेशन टू द ऑफर और मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं होता। इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी आती है, इस मुद्दे पर बात की। आगे चलते हैं, आपका फिफ्थ जो रूल है वो क्या कहता है, एन ऑफर में बी स्पेसिफिक ऑफ द जर्नल, यानी कि आपका ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और आपका ऑफर जर्नल भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब आप देखोगे स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है और जर्नल का क्या मतलब होता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इतना आप सभी को भी पता है कि स्पेसिफिक और जर्नल का क्या मीनिंग होता है। स्पेसिफिक मतलब हम किसी एक विशेष व्यक्ति या
किसी विशेष के लिए बात करते हैं, और जनरल का मतलब हम एक लार्ज ऑडियंस की बात करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने डेफिनेशन लिखी है जर्नल ऑफर की। ए जर्नल ऑफर इज नॉट मेड टू एनी स्पेसिफिक पार्टी। जर्नल ऑफर किसी भी स्पेसिफिक पार्टी के लिए नहीं बनाया जाता है। इट इज वन दैट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया जाता है, उसको क्या कहते हो आप लोग? जर्नल ऑफर कहते हो। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन देयरफॉर एक्सेप्ट द ऑफर एंड हैविंग द राइट टू रिवॉर्ड और कंसीडरेशन। मतलब कोई भी पब्लिक के अंदर से खड़ा होके इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और जो भी रिवॉर्ड या कंसीडरेशन है उसको ले सकता है। क्लियर? तो जो भी आपका पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई भी आप लोग ऑफर निकालते हो तो क्या कहलाता है? जनरल ऑफर कहलाता है, जो किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं होता है। आगे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति ए है जिसने एडवर्टाइजमेंट किया न्यूज़पेपर के अंदर दैट कि अगर उसके मिसिंग लड़के को कोई फाइंड करता है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो पूरे की ये पूरा का पूरा एक ह्यूमैनिटी एज लार्ज के लिए, ह्यूमैनिटी एट लार्ज के लिए पूरा मैसेज है। तो यहाँ पे कोई बी है जिसने इसको रीड किया और उसके बच्चे को फाइंड किया, तो उसको 2 लाख रुपए ए को उसको देने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये आपका जनरल ऑफर कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिए, ये तीनों केस यहाँ पे आपको पढ़ने होते हैं, केस पूछे जा सकते हैं तीनों केस। जहां पे आप लोग कार्लिल वर्सेस द कार्बोलिक स्मोक बॉल का एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग लालमान शुक्ला वर्सेस द गोरीदत्त का केस ले सकते हो, आगे आप लोग हरभजन लाल वर्सेस द हरचरण लाल का एग्जांपल ले सकते हो। ये फेमस केसेस हैं, जो फेमस केसेस का एग्जांपल है ये, जो किसके अंदर आते हैं? जर्नल ऑफर के अंदर आते हैं। सेकंड कैटेगरी आपकी आती है माय डियर फ्रेंड स्पेसिफिक ऑफर। आप लोग समझ गए होंगे, स्पेसिफिक ऑफर मेड किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप के लिए। क्लियर है? एंड पर्संस के लिए कैन बी एक्सेप्टेड बाय द सेम बाय एनीवन एल्स। मतलब कोई एक स्पेसिफिक है जिसके लिए एक पर्टिकुलर ऑफर निकाला गया तो वही उसको ऐसे अडॉप्ट कर सकता है। जैसे ए ऑफर करता है उसके हाउस को एंड बी क्या कर देता है? बी को, यानी कि ए ने अपना हाउस बी को बेचना किया। ठीक है? तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया। क्लियर है? ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होगा। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाता है? आपका स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। स्पेसिफिक ऑफर और जर्नल ऑफर दोनों ही किस में आते हैं? ऑफर की कैटेगरी में आते हैं, और ऑफर से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हो, ऐसा ये आपका रूल कहता है। आगे अगर आप लोग चलते हो, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी इंफॉर्मेशन हो अगर वो कम्युनिकेट नहीं हो पाती है तो वो यूजलेस होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे ध्यान से दीजिए, मैंने क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, या फिर ऑफर कह दीजिए, एक ही बात है। कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज मैंडेटरी। मैंडेटरी है, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज मैंडेटरी एंड ऑफर इज वैलिड इफ इट इज कन्वे टू द ऑफरी। मतलब ये अगर आपका ऑफर कन्वे कर पाता है ऑफरी को तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऑफर वैलिड माना जाएगा। द कम्युनिकेशन कैन आइदर बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। मैंने बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 एंड सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट इज कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। मतलब जिसके लिए आप लोगों ने ऑफर बनाया और अगर उसको ये बात समझ में आ गई, उसको ऑफर समझ में आया, तभी उस ऑफर को कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेटेड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 या 82 व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है ना? तो ये आपका एक बेसिक एग्जांपल है। ये कुछ इसका एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग देख सकते हो। प्लस में ये कुछ फेमस केसेस है जो अभी मैंने आपको बताई, ये इस कैटेगरी में भी आती है। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये 4 पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चारों पॉइंट को मैंने कोशिश किया है कि करीब करीब आपको यहाँ पे समझा पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं, बुनियादी तौर पे आपकी इनकी व्याख्या एक तरीके से मैं कर पाऊं। ठीक है? उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब 2 पॉइंट आपके बचते हैं। दिस इज लास्ट वन स्लाइड। ठीक है? आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। 2 पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है? एन ऑफर शुड नॉट कंटेन एनी टर्म्स ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस। मतलब आपके ऑफर के अंदर कोई भी नॉन कंप्लायंस टर्म्स नहीं होनी चाहिए विच अमाउंट टू बी एक्सेप्टेंस। क्लियर है? एक बेसिक बात है। आगे क्या कहता है? 2 आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। 2 आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर है अगर आपके, तो वो किसका रिजल्ट नहीं करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट में, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्लियर? तो ये 8 के 8 रूल है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करते हैं,
पढ़ लेते हैं तो करीब करीब इस चैप्टर का आपका काम हो जाता है। कुछ फेमस केसेस का जिक्र मैंने यहाँ पे किया है जिनको आप लोग डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। कोई भी केस अगर आप बहरहाल समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो डेफिनेटली मैं केसेस को अलग से भी आपको समझा पाऊंगा ताकि आप लोग बुनियादी तौर पे समझ पाए लॉ की दृष्टि से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जैक्टली केसेस आपको समझाना क्या चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।